हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीक्योर में हम आपके जो साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स इस वीक रह गए थे, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो शुरू करने से पहले एक बार इंडेक्स देख लेते हैं आज के टॉपिक्स का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी कलवरी क्लास ऑफ सबमरीन्स के बारे में। रिसेंटली उन्होंने एक सबमरीन लॉन्च की है। सेकंड हम बात करेंगे स्पेस एक्स नासा का जो अपकमिंग क्रू 1 मिशन है, हम उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स कोलैबोरेट कर रहे हैं 2020 फिजिक्स नोबेल लॉरेट्स के साथ ऑन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। ठीक है जी। सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा आज का होगा कि इंडिया का रैंक इतना कम क्यों है बीएमआई में। इंडिया के जो टीम्स हैं उनका रैंक इतना कम क्यों है। जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा रेडियो बस जो कि रिसेंटली स्पॉट किए गए हैं नासा द्वारा फॉर फर्स्ट टाइम इन द मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये आज के हमारे 5 टॉपिक्स हैं। तो पहले टॉपिक में हम बात करते हैं आपके कलवरी क्लास ऑफ सबमरीन्स के बारे में। ठीक है जी। तो रिसेंटली आईएनएस वगीर जो कि कलवरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन का 5th सबमरीन है, वो लॉन्च की गई है मुंबई में। ठीक है जी। तो कलवरी क्लास बैकग्राउंड, उसकी बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो बेसिकली 6 सबमरीन्स हैं जो कि कलवरी क्लास सबमरीन्स की कैटेगरी में बिलोंग करती हैं। और उनमें से जो आपकी बाकी 5 हैं वो हैं आपकी आईएनएस कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला एंड बक्शीर। तो कलवरी और खंडेरी तो बेसिकली आपकी कमीशन होगी 2017 और 2019 में। ठीक है जी। वेला और जो करंज है उनके अभी सी ट्रायल्स चल रहे हैं। वगीर आपकी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है और जो वक्शीर है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बेसिकली ये जो आप कलवरी क्लास है जिसके नाम रखे गए हैं, तो पहली एक डीकमीशन्ड क्लास है कलवरी क्लास और वेला क्लास, जो डीकमीशन हो गई थी। तो इसलिए दोबारा इन्हीं के नाम पर ही नई क्लास है जो कलवरी क्लास आई है। तो सेम ही इन्होंने नेम्स रखे हैं। तो कलवरी क्लास बेसिकली आपके उसमें कलवरी, खंडेरी और करंज थे। वेला में आपके वेला, वगीर एंड वाक्षिर थे। तो कलवरी और जो वेला क्लास जो डीकमीशन हो गई है अभी, ये हम कह सकते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन नेवी की ये सबसे पहली सबमरीन्स थी। ठीक है जी। जो कि सोवियत ओरिजिन फॉक्सट्रॉट क्लास ऑफ वेसल्स को बिलोंग करती थी। तो बेसिकली जब किसी वेसल का लॉन्च होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्विस में आ गई है। उसका मतलब ये है कि वो डॉकयार्ड से वाटर में ट्रांसफर कर दी गई है। जब वो सर्विस में आएगी तब वो कमीशनिंग हो जाएगी उस शिप की। ठीक है जी। तो मैरीटाइम पार्लेंस में क्या होता है कि जितने भी जो ग्रुप ऑफ वेसल्स हैं वो एक साथ इसीलिए रखे जाते हैं, या तो उनका सेम मेक हो या सेम पर्पस हो या सेम डिस्प्लेसमेंट हो। इसी तरीके से जो नेवी और कोस्ट गार्ड हैं उनके पास शिप्स हैं या जो सबमरीन्स हैं वो पर्टिकुलर क्लास के आधार पर ही उनका स्पेसिफिक नाम रखा जाता है। मोस्टली क्या होता है, या तो फर्स्ट लेटर के हिसाब से होता है, प्रीफिक्सेस या कोई मैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट उसमें जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से इनकी नेमिंग होती है। जनरली जब किसी क्लास का नाम रखा जाता है तो वो फर्स्ट वेसल इन द कैटेगरी, जैसे कलवरी क्लास थी तो उसकी जो फर्स्ट वेसल थी वो कलवरी थी। ठीक है जी। तो वहीं से उसका नाम रखा गया उस क्लास का। कुछ केसेस में ऐसा भी करते हैं, जैसे कि आपको इस केस में भी वो एप्लीकेबल है कि कलवरी क्लास पहले भी डीकमीशन हो गई थी, दोबारा उसका नाम रख दिया गया। ठीक है जी। कलवरी का मतलब क्या है आपका, टाइगर शार्क है। और वगीर का मतलब आपका सैंडफिश है। बेसिकली आपकी प्रेडेटरी मरीन स्पीसीज हैं। ठीक है जी। कंदेरी का अगर नाम देखें तो वो एक आपका आइलैंड फोर्ट है जो कि छत्रपति शिवाजी द्वारा बनाया गया था। करंज बेसिकली आपके साउथ मुंबई में एक आइलैंड है। तो इसी तरीके से इनकी नेमिंग होती है। टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो बेसिकली ये जो आपकी कलवरी क्लास ऑफ सबमरीन्स है, इनका जो डिजाइन है वो है बेस्ड ऑन स्कॉर्पिन क्लास ऑफ सबमरीन्स। ठीक है जी। और ये डिजाइन और डेवलप की गई है फ्रेंच डिफेंस मेजर नेवल ग्रुप और आपको जो स्पेनिश स्टेट ओन्ड एंटिटी है एक नेवेंशिया, तो इन दोनों ने ही ये इसे डिजाइन और डेवलप किया है। तो जो इस ये क्लास है सबमरीन्स की, इसमें आपकी खास बात क्या है कि डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम है। ठीक है जी। और प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव इस क्लास को डेवलप करने का यही है कि बेसिकली आपकी ये हंटर किलर टाइप सबमरीन्स है। जिसका मतलब क्या है कि ये जो आपकी एडवर्सरी नेवल वेसल्स हैं, जो एनिमी की नेवल वेसल्स होंगी, उन्हें टारगेट करेंगी और उन्हें सिंक करेंगी। ठीक है जी। जो स्कॉर्पियन क्लास ऑफ सबमरीन्स के जो मॉडर्न वेरिएंट्स हैं तो उसमें आपका एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है, एआईपी, जिसके बारे में हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसके चलते जो आपकी नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो ऑपरेट कर सकती हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम विदाउट एक्सेस टू सरफेस ऑक्सीजन। ठीक है जी। तो जो आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ, वो अभी एक प्रोग्राम चला रहा है जिसके चलते वो फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम तैयार कर रहा है इंडियन नेवल सबमरीन्स के लिए। तो अगर हम बात करें कलवरी क्लास ऑफ सबमरीन्स के बारे में तो बेसिकली कैपेबल है ऑफ लॉन्चिंग वेरियस टाइप्स ऑफ टॉर्पेडोज एंड मिसाइल्स एंड आर इक्विप्ड विद रेंज ऑफ सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म्स। ठीक है जी। तो बेसिक्स आइडिया है टेक्निकल डिटेल्स के बारे में। अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में कि इंडिया के लिए क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
बेसिकली इंडिया अभी ऑपरेट कर रहा है 1 सबमरीन ईच इन न्यूक्लियर पावर्ड क्लास ऑफ चक्रा एंड अरिहंत, ठीक है जी। इन एडिशन टू जो आपकी 14 सबमरीन है बिलोंगिंग टू 3 क्लासेस ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक कैटेगरी, कलवरी, शिशु कुमार एंड सिंधु घोष। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कलवरी क्लास में जो भी करंटली कमीशन्ड है ये रही, शिशु कुमार में आपकी ये 4 हैं, और जो आपकी सिंधु घोष क्लास है उसमें आपकी ये 8 सबमरीन हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा इंडिया सबमरीन प्रोग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग जो आपकी K4 मिसाइल है, K14 सागर किया है, जो भी इनके फैक्चुअल डिटेल्स हैं सब यहाँ मेंशन्ड है, आप इजीली इनको अपने नोट्स में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा थोड़ा सा ओवरऑल टॉपिक था कलरी क्लास ऑफ सबमरीन से रिलेटेड। तो सेकंड टॉपिक में हम आपकी बात करते हैं नासा और स्पेस एक्स के जो अपकमिंग प्रोग्राम है क्रू वन मिशन के बारे में, ठीक है जी। तो बेसिकली ये आप नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि जो स्पेस का एक्सेस है उसको इजियर बनाया जा सके इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉस्ट, ताकि जो कार्गो और क्रू है उसको इजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ठीक है जी। तो बेसिकली जो क्रू वन मिशन है उसमें जो नासा एजेंसी है उसके एस्ट्रोनॉट्स तो होंगे ही, साथ के साथ जो आपकी जैक्सा एजेंसी है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, वहां के भी स्पेशलिस्ट उसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है जी। ये जो क्रू वन मिशन के जो जनता होगी इसमें वो आपकी आईएसएस में जो ऑलरेडी ही एक्सपीडिशन 64 के क्रू मेंबर्स हैं उनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है जी। खास बात इसमें क्या है, जो क्रू वन मिशन है उसकी जो ऑपरेशनल फ्लाइट है ये स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की पहली ऑपरेशनल फ्लाइट है ऑन फैल्कॉन 9 रॉकेट टू द आईएसएस, और इन्होंने प्लान की हैं, शेड्यूल की हैं 3 ऐसी शेड्यूल्ड फ्लाइट्स ओवर द कोर्स ऑफ 2020 टू 2021। अगर हम बात करें कि जो आपके क्रू वन के मेंबर्स हैं वो आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाकर क्या करेंगे, तो बेसिकली जो आपका एक्सपीडिशन वन जो 20 साल पहले शुरू किया गया था, जैसे उसके गोल्स थे वैसे ही इसके भी होंगे। पहली बात तो जो क्रू वन की जो टीम है वो आपके एक्सपीडिशन 64 की जो मेंबर्स हैं उनके साथ ज्वाइन करेंगे, और फिर जो आपकी माइक्रोग्रेविटी स्टडीज हैं उन्हें कंडक्ट करेंगे, जो आपका नया साइंस हार्डवेयर है उसे वहां डिलीवर करेंगे, फेस को और अच्छे से समझ सकें। तो आपके जो क्रू वन के जो मेंबर्स हैं वो कुछ रिसर्च अपने साथ कैरी करके जाएंगे, जैसे कि जो मटेरियल्स टू इन्वेस्टिगेट फूड फिजियोलॉजी की किस तरीके से जो आपकी डाइटरी इंप्रूवमेंट्स हैं उसका इम्यून पर फर्क पड़ता है, ठीक है जी। किस तरीके से जो ये इम्प्रूवमेंट्स हैं वो क्रू को हेल्प करती हैं ताकि वो अडाप्ट कर सकें स्पेस फ्लाइट में। इसमें आपके जो नासा के साइंटिस्ट होंगे वो जितना जैसे जो भी सैंपल उन्हें कलेक्ट होगा रिलेटेड टू डाइटरी चेंजेस वो उसे कलेक्ट करेंगे, और जो अर्थ पे साइंटिस्ट हैं उन्हें वो ट्रांसमिट करेंगे सारा डेटा, ताकि वो पूरी स्टडी ढंग से ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है जी। एक और इसमें एक्सपेरिमेंट है, इसका नाम है जीन्स इन स्पेस 7, ठीक है जी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो देखना चाहते हैं कि स्पेस फ्लाइट का ब्रेन फंक्शन पर क्या असर पड़ता है, ठीक है जी। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा ये, इसमें क्या हमें नई चीजें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं। अलावा जो कुछ और जो इनकी रिसर्च हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक तो ये कि जो फिजिकल इंटरेक्शन है लिक्विड रॉक्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो उसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। माइक्रोग्रेविटी का ह्यूमन हेल्थ पर क्या रोल रहता है, किस तरीके से माइक्रोग्रेविटी हार्ट टिश्यू को अफेक्ट करती है, तो इन सब चीजों पर ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो ये बेसिक सा आइडिया था आपका रिलेटेड टू नासा और जो स्पेस एक्स का क्रू वन मिशन है। तो जैसे जैसे ये आपका लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ा और डेटा आएगा, तो उस डेटा को भी हमें नोट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत है, ठीक है जी। थर्ड टॉपिक में हम आपकी बात करते हैं जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स कोलैबोरेट कर रहे हैं 2020 फिजिक्स नोबेल लॉरेट्स के साथ ऑन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, ठीक है जी। तो बेसिकली जो आपका 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है वो इंटरनेशनल पार्टनरशिप है बिटवीन कैलटेक यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलिफोर्निया, कनाडा, जापान, चाइना एंड इंडिया, ठीक है जी। तो बेसिकली जो 30 मीटर है इसमें वो मतलब उस चीज का टर्म का मतलब है कि 30 मीटर्स डायमीटर ऑफ मिरर इसमें यूज किया जाएगा विद 492 सेगमेंट्स ऑफ ग्लासेस जिन्हें एक साथ जोड़ा जाएगा, और जिसके चलते ये जो अभी का सबसे लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग विजिबल लाइट टेलीस्कोप है उससे 3 टाइम्स वाइड होगा। तो बेसिक सा साइंस का फंडा है, जितना बड़ा मिरर होगा उतनी ही ज्यादा वो टेलीस्कोप लाइट कलेक्ट कर सकता है, जिसके चलते वो उतनी ही ज्यादा दूर की चीजें ऑब्जर्व कर सकता है, उतनी ही ज्यादा दूर की चीजें वो देख सकता है, ठीक है जी। तो बेसिकली जो अभी आपका सबसे बड़ा टेलीस्कोप है वो है आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो ये जो आपका प्रपोज्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है, तो ये 200 टाइम्स ज्यादा सेंसिटिव होगा उस टेलीस्कोप से, और 12 टाइम्स ज्यादा ये ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से रिजॉल्व कर सकता है। ये थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं जो कि आपके लिए काफी जरूरी हैं, ठीक है जी।
टेलीस्कोप की यूजेस के बारे में बात की जाए, सबसे की यूज क्या होगा कि जो आपके एक्सोप्लैनेट्स हैं उनकी स्टडी में, कि ठीक है जी। तो बेसिकली ये काफी साल पहले से ही डिटेक्ट कर दिए जा चुके हैं। तो हमें इस टेलीस्कोप के जरिए क्या पता करना है कि जो उनका एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर वेपर और मीथेन की प्रेजेंस है या नहीं, जो कि काफी एक हम कह सकते हैं पॉजिटिव सिग्नेचर है कि वहां पर पॉसिबल लाइफ है या नहीं। ठीक है जी। साथ के साथ जो आपकी ब्लैक होल्स की स्टडी है वो भी काफी एक सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव है इस टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन में। ठीक है जी। फिलहाल तो आपके ब्लैक होल्स मिल्की वे ही में ही ऑब्जर्व किए गए हैं। तो इस टेलीस्कोप के चलते जो आपकी अगली गैलेक्सी है विच इज 100 टाइम्स फादर, तो 30 मीटर टेलीस्कोप थोड़ी हेल्प करेगा कि हम उसे भी ढंग से ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है जी। तो इसमें आपके फिजिक्स के जो नोबेल लॉरेट्स हैं 2020 के, प्रोफेसर एंड्रे गेस, तो वो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के साथ काफी कोलैबोरेटिवली काम कर रहे हैं 30 मीटर टेलीस्कोप के प्रोजेक्ट पर, जो कि हवाई में बनाया जा रहा है। तो जब आपका रेडी हो जाएगा तो हमारे पास थोड़ा और डेटा हो जाएगा रिलेटेड टू 30 मीटर टेलीस्कोप। ठीक है जी। तो बेसिक्स आइडिया था आपका इस टॉपिक पर। तो फोर्थ टॉपिक में हम बात करते हैं जो इंडियन टीम्स का रैंक आया है एज पर द स्टडी बाय द लैंसेट, कि उसमें काफी लो रैंक है इंडिया का बॉडी मास इंडेक्स में। ठीक है जी। डेटा के आधार पर इंडिया का रैंक थर्ड और फिफ्थ है फ्रॉम द बॉटम रिस्पेक्टिवली among the countries where 19-year-old girls and boys have low body mass index। तो काफी हम कह सकते हैं खराब परफॉर्मेंस है यहाँ पर। तो अगर हम बीएमआई के बारे में बात करें तो कैसे मेजर किया जाता है कि वेट इन किलोग्राम्स अपॉन जो आपका हाइट का स्क्वायर होगा, बट वो मीटर्स में होना चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरीके से बीएमआई बनाया जाता है। तो इसमें आपका जो 18.5 टू 24.9 होगा वो बेसिकली आपका नॉर्मल कैटेगरी में होगा। ठीक है जी। जो इससे ज्यादा होगा वो 25 से ज्यादा होगा वो आपका ओवरवेट में आ जाएगा। ठीक है जी। और जो 30 से ज्यादा होगा वो ओबेसिटी में आ जाएगा। इंडिया में क्या पाया गया है, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में डुअल बर्डन पाया गया है ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन का। ठीक है जी। तो डेवलप्ड नेशन से कंपेयर करें, अगर वहां के चिल्ड्रन के साथ कंपेयर करें ओवरवेट और ओबेसिटी के बारे में, तो इंडिया का काफी कम है अमंग एडोलसेंट्स। ठीक है जी। फॉर बोथ इंडियन गर्ल्स एंड बॉयज। तो रीजंस काफी हो सकते हैं इसके, कि जैसे कि जो आपकी डाइटरी इनटेक्स हैं, या फिर जो फैमिलियल साइको सोशल या फिर पेरेंटल एजुकेशन, किस तरीके की ऑक्यूपेशन हैं, क्या इनकम्स हैं, तो इन सब चीजों का काफी इफेक्ट पड़ता है हमारी फूड इनटेक पर। ठीक है जी। तो जरूरत किस चीज की है कि एक रेगुलर डाइट की जरूरत है और न्यूट्रिशन सर्विस की जरूरत है इंडिया में, जिसके चलते जो ये ओवरवेट और ओबेसिटी का इंक्रीज है अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स उसको एड्रेस किया जा सके। ठीक है जी। तो क्योंकि ये जो आपकी ओवरवेट और ओबेसिटी है इसके ही चलते एडल्ट एज में काफी ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जो कि फिर इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है। जैसे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, स्ट्रोक, या फिर किसी प्रकार के कैंसर्स को भी वो जन्म दे सकता है। जैसे कि हमें ये पता ही है कि जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है उसमें हाइट का भी काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये पाया गया है कि जो इंडियन चिल्ड्रन है दैट दे आर द शॉर्टेस्ट इन द वर्ल्ड। कि हम कह सकते हैं कि एक प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन की कमी है जिसे एड्रेस करना काफी ज्यादा जरूरी है इंडिया के लिए। ठीक है जी। तो ये बेसिक्स आइडिया था आपका रिलेटेड टू बॉडी मास इंडेक्स, या फिर क्या आपके ओवरवेट और ओबेसिटी की वजह से फ्यूचर में दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है जी। आज के फिफ्थ टॉपिक के बारे में बात करें जो आपके रेडियो बर्स्ट हैं जो कि नासा ने स्पॉट किए हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन मिल्की वे। तो बेसिकली जो ये रेडियो बर्स्ट हैं, तो इसका जो एक्सरे पोर्शन था वो नासा के विंड मिशन ने स्पॉट किया है, और जो इसका जो रेडियो कंपोनेंट था वो कनाडा की जो आपकी कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट है जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में लोकेटेड है, तो उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया था। ठीक है जी। तो बेसिकली जो नासा का एक और फंडेड प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सर्वे फॉर ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमिकल रेडियो मिशंस टियर 2, उसने भी रेडियो बर्स्ट को ऑब्जर्व किया था। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो ये एफआरबी है ये डिस्कवर की गई थी 2007 में, और सिंस देन जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इस चीज पे काम कर रहे हैं कि इसका ओरिजिन पता किया जा सके, इसका क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में पता किया जा सके, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म काम करता है उसके बारे में पूरी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी। तो जो आपके एफआरबीज होते हैं वो ब्राइट बर्स्ट ऑफ रेडियो वेव्स होते हैं। ठीक है जी। तो रेडियो वेव्स इसमें इसलिए आ सकती हैं क्योंकि जो आपके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, तो मे बी इसलिए रेडियो वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है जी। तो जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये काफी ही थोड़े छोटे ड्यूरेशन के लिए होती हैं, कि
ये आपका मिली सेकेंड स्केल पर इन्हें कैलकुलेट किया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें डिटेक्ट करना और इनकी पोजीशन डिटरमाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो जो अप्रैल में एफआरबी डिटेक्ट किया गया तो उसका ओरिजिन बताया गया है मैग्नेटर, जो कि आपका एक मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार है, जिसे हम SGR 1935 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली आपका ये जो वल्पकल्ला कॉन्स्टलेशन है वहां पे लोकेटेड है, जो कि आपकी 14,000 to 41,000 लाइट ईयर्स अवे है। तो बेसिकली इसमें आपके एक रेडियो बर्स्ट है और एक आपके एफआरबी हैं। तो जो एफआरबी होते हैं वो तो काफी कम ड्यूरेशन तक रहते हैं, बट जो आपका बाकी का रेडियो बर्स्ट होता है वो काफी ज्यादा ड्यूरेशन तक लास्ट करता है। और इस रेडियो बर्स्ट में ये पाया गया कि काफी ज्यादा ब्राइट था और किसी भी मैग्नेटर से ये देखा नहीं गया है इन द मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है जी। इसके पीछे ये पॉसिबल रीजन ये बताया जा रहा है कि बेसिकली जो ये आपका बर्स्ट था ये इतना एक्सेप्शनल क्यों है, क्योंकि जो आपका ये बर्स्ट है वो मैग्नेटर की जो मैग्नेटिक पोल है उसके ही अराउंड ये एमिट हुआ है। तो इसलिए माना जा रहा है कि इसलिए इसकी इतनी ज्यादा एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है जी। जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो एक्सरे टेलीस्कोप है जिसका नाम है न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कंपोजिशन एक्सप्लोरर, तो उसने भी इस पूरे फ्लेयर अप को रिकॉर्ड किया है, जो कि काफी घंटों तक लास्ट किया था। बात करें कि आपका मैग्नेटर क्या चीज है, तो बेसिकली आपका एक न्यूट्रॉन स्टार है जो कि बहुत ही बड़े स्टार का एक छोटा सा हिस्सा है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा पावरफुल है। ठीक है जी। तो जब भी आपके न्यूट्रॉन स्टार किस तरीके से बनते हैं कि जब आपका कोई एक मैसिव स्टार होगा उसकी कोर में ग्रेविटेशनल कोलैप्स हो जाएगा, जब वो अपनी लाइफ के एंड तक पहुंच जाएगा तब आपके न्यूट्रॉन स्टार वहां से फॉर्म करते हैं। तो इसके चलते इसका जो मैटर होता है वो इतना टाइटली पैक होता है कि आपका एक शुगर क्यूब के साइज का जो इसका मटेरियल होगा वो आपका वे करेगा अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1 बिलियन टन, जो कि अभी माउंट एवरेस्ट का वेट है। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं एक शुगर क्यूब का वेट आपके माउंट एवरेस्ट के वेट के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा ये डेंस होगी। ठीक है जी। तो बेसिकली आपके मैग्नेटर ये न्यूट्रॉन्स की ही एक सब क्लास है। ठीक है जी। और ये इसी के चलते ये ओकेजनली फ्लेयर्स रिलीज करते जाते हैं with more energy in a fraction of second than a sun is capable of emitting in tens of thousands of years। मतलब जितनी एनर्जी ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिलीज कर देंगे उतनी एनर्जी सन हजारों सालों में रिलीज करेगा। ठीक है जी। तो मतलब हम देख आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा एनर्जी वो रिलीज कर सकता है। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें कि आपकी ये जो ऑब्जर्वेशन है इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि अभी तक हमें जितनी भी थ्योरीज थी वो एक्सप्लेन कर रही थी पॉसिबल सोर्स के बारे में। अब उसमें से एक आपका प्रपोज जो थ्योरी थी वो थी आपके मैग्नेटर्स के ऊपर, बट अप्रैल से पहले तक हमारे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था। बट अब हमारे पास एक कॉन्क्रीट एविडेंस है जो कि हमारे टेलीस्कोप्स ने कैप्चर किया है। ठीक है जी। तो बेसिक सा आइडिया है आपका एफआरबीज के बारे में, रेडियो बर्स्ट के बारे में, मैग्नेटर्स के बारे में। तो आई होप आपने थोड़ी बहुत नॉलेज इसमें गेन की होगी। बाकी मैं आपको एडवाइस करूंगा आप इसको डिटेल में जरूर पढ़िए। ठीक है जी। तो ये हमारे आज के 5 टॉपिक्स थे। तो जाते जाते एक पीस ऑफ एडवाइस कि जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग का बैच है बैच 2 वो लॉन्च कर दिया जा चुका है। 16 नवंबर से उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। 2021 के लिए बैच है। तो इसमें आपका क्या होगा, डेली का एक क्वेश्चन दिया जाएगा रिलेटेड टू न्यू सब्जेक्ट। बेसिक्स ऑब्जेक्टिव इस बैच का यही है कि आपको एक स्केड्यूल प्रोवाइड किया जाए जिसपे आप डटे रहें, आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंसिस्टेंट रहे। ठीक है जी। बाकी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे जाके मेंशन है। साथ के साथ एक काफी जरूरी जो आपके लिए आज के लिए कि जो हमारा मेंस वाली दिवाली का कूपन कोड है वो आज रात तक ही वैलिड है और ये 10% आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा ऑन मेंस प्रोडक्ट फॉर बोथ 2020 एंड 2021 आंसर राइटिंग एज वेल एज मेंस क्रैश कोर्सेज। ठीक है जी। तो जो जो इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स हैं वो जाके हमारी वेबसाइट पे इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक्स यहीं खत्म होते हैं। तो इसी तरीके से करंट अफेयर्स पे अपना पूरा फोकस रखिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।